साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत मस्त होंगे, अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। तो लॉकडाउन में तैयारी को पूरी तरह से जारी रखिए। एग्जाम होने वाला है बहुत सारा, बिहार स्तर का जो भी एग्जाम है, बिहार स्टेट के लेवल के सभी का एग्जाम होने वाला है बहुत जल्दी। तो चलिए आज फिर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें से उम्मीद है कि एक दो सवाल पूछा जा सकता है आपसे। और ये 25 जून से संबंधित करंट अफेयर है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक। और पहला जो पॉइंट हमने लिया है, द्वितीय विश्व युद्ध का 75वीं वर्षगांठ या विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि इसके बारे में कई वीडियो में कई पॉइंट्स आया। उसमें आज भी मैंने एक पॉइंट लिया कि रूस की राजधानी मॉस्को में ये विजय दिवस के रूप में एक परेड किया गया। और इस परेड में 17 देशों के सैन्य टुकड़ियां भाग ली, अलग अलग देशों के, जिसमें भारत भी शामिल था। तो भारत को मिला करके कुल 17 देशों के सैन्य टुकड़ियां शामिल हुई, जो इसमें रूस के विजय को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया। और यह हुआ रूस के मॉस्को के रेड स्क्वायर पर। जैसे भारत में दिल्ली का राजपथ है, वैसे ही मॉस्को का रेड स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। और यहीं पर ये विजय दिवस परेड मनाया गया। 75वीं है, जो कि 24 जून को हर साल रूस द्वितीय विश्व के विजय दिवस के रूप में आयोजित करता है या सेलिब्रेट करता है। आगे चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है FATF। तो इसका नाम पहले याद रखना है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठनों का जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है उस पर नजर रखता है कि कौन उसको फंडिंग करते हैं, आतंकवादियों को कौन पैसे देते हैं जिससे वो अपना सारा ऑपरेशन चलाते हैं। तो इसी को देखरेख करने वाली एक संस्था है FATF। और इसने पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में जारी कर दिया है। तो ग्रे लिस्ट में पहले भी पाकिस्तान को रखे हुए था, इस बार भी ग्रे लिस्ट में रखा है। और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान अभी भी फंडिंग कर रहा है, या फंडिंग करने वाले पर जो कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, वो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा। जो उसकी कार्रवाई करनी चाहिए वहां पर लश्कर या जैश के जो भी संगठन है, लश्कर तोयबा के, जैसे मोहम्मद के बहुत सारे आतंकवादी संगठन जिनको फंडिंग द्वारा उसको रोक नहीं पा रहा पाकिस्तान, तो इसके चलते इसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ध्यान रखना है कि इसकी बैठक हुई थी और इस सत्र की अध्यक्षता चीन के जियांगमिन लियू ने किया था। तो ध्यान रखना है कि FATF के अंतिम सत्र का जो बैठक हुआ उसमें अध्यक्षता किया जियांगमिन लियू, जो चीन के रहने वाले। एक और न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, 21 जून को योगा दिवस मनाया गया पूरे वर्ल्ड स्तर पर। विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया हम लोगों ने, और योगा को पूरे वर्ल्ड स्तर पर प्रचार या उनके अवेयरनेस के रूप में लोगों को तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि देश में योगा भारत का देन है। बिहार में मुंगेर योगा के लिए वर्ल्ड लेवल पर इंपॉर्टेंट जगह है, जहां पर लोग सीखते हैं। बाबा रामदेव भी मुंगेर से सीख करके आज योगा को दुनिया में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब यहां ध्यान रखना है कि देश के बाहर पहला योग यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, योग विश्वविद्यालय, जहां पर योग की पढ़ाई होगी। और यह हुआ है अमेरिका के लॉस एंजलिस में। तो ध्यान रखना है, अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारत के बाहर पहला योगा विश्वविद्यालय का एक स्थापना किया गया, और इसका नाम रखा गया विवेकानंद योगा विश्वविद्यालय। तो स्वामी विवेकानंद के नाम पर। और ध्यान रखना कि इस विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष हैं HR नागेंद्र, जो योग के बहुत बड़े जानकार हैं, योग गुरु भी माना जाता है। इन्हीं को इस विश्वविद्यालय का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको ध्यान रखना। अब एक न्यूज है अंतरिक्ष संबंधित कार्यों से संबंधित, जो स्पेस का काम है, जो इसरो करती है, नासा करता है। तो स्पेस संबंधित जो भी काम है, सैटेलाइट की लॉन्चिंग है, या जो भी हमारे पास जो चैनल चल रहे हैं उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, चंद्रमा पर जाने की बात है, मंगल मिशन की बात है, सब स्पेस का काम। तो स्पेस संबंधित कार्यों में अभी तक भारत सरकार का अपना काम होता था, सार्वजनिक उपक्रम के रूप में काम हो रहा था। मतलब जो भी काम होता था गवर्नमेंट के टेकिंग के तौर पर, गवर्नमेंट के फंडिंग से, गवर्नमेंट के द्वारा निगरानी के द्वारा ही कंट्रोल होकर अंतरिक्ष का काम चलता था। लेकिन सरकार ने कैबिनेट में एक फैसला लिया कि अब अंतरिक्ष संबंधित जो कार्यक्रम होगा, जितनी भी एक्टिविटी होगी, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी शामिल हो सकता। और ये बड़ा कदम है कि प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेस के कार्यक्रमों में भागीदारी का एक मौका मिल गया, अनुमति मिल गया। पैसे लगा सकते हैं, आपको किसी मिशन पर लगाना है तो कोई भी बड़ी कंपनियां इसमें लगा सकती है, जो अभी तक नहीं था। मतलब अंतरिक्ष क्षेत्र भी अब प्राइवेटाइजेशन के दौर में पहुंच चुका है। अब आगे चलें, एक उत्तर प्रदेश से न्यूज है। पूर्वी उत्तर प्रदेश कुशीनगर का नाम जानते हो।
जहां पर बुद्ध भगवान ने अपना अंतिम सांस लिया, यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तो लास्ट में यहीं पर बुद्ध भगवान मरे थे, और इसलिए बौद्ध स्थली के रूप में कुशीनगर को बहुत याद किया जाता है वर्ल्ड लेवल पर। जैसे वैशाली है, राजगीर है, बोध गया है, वैसे ही कुशीनगर है। कुशीनगर में अंतिम अपना जीवन व्यतीत किया बुद्ध भगवान ने, और इसी के चलते दुनिया से बौद्ध जितने भी बौद्ध अनुयायी के लोग हैं वो कुशीनगर आते हैं। और इसी को ध्यान में रख करके कैबिनेट, जो केंद्रीय कैबिनेट है, उसने कुशीनगर के हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दे दिया कि अब यहां से इंटरनेशनल फ्लाइट चलेगी। अब जो भी बौद्ध धर्म से मानने वाले सीधा कुशीनगर जा सकते हैं, उनको शिफ्ट वाइज दिल्ली मुंबई होकर के आने की जरूरत नहीं, सीधा कुशीनगर वो आ सकते हैं और इस बौद्ध तीर्थ स्थल को अपने यात्रा में शामिल कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में कुशीनगर को शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट एक न्यूज है IMF से संबंधित। तो IMF जानते होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये एक बहुत बड़ा संगठन है जो विश्व स्तर पर देशों में, अलग अलग देशों में आर्थिक कोऑपरेशन सहयोग का काम करता है। तो ध्यान रखना है कि IMF वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमी पर नजर रखता है। इसी के तौर पर वर्ल्ड बैंक भी IMF और वर्ल्ड बैंक साथ साथ काम करता है। जो IMF करेगा वो वर्ल्ड बैंक काम करेगा, वर्ल्ड बैंक का होगा जो IMF करेगा। और इस रूप में IMF ने 2020 के भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.5% की गिरावट का अनुमान जारी किया है। और ये 1961 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है भारत की अर्थव्यवस्था पर। चूंकि कोरोना का प्रभाव है, अर्थव्यवस्था पूरी रुकी हुई है, मार्केट बंद है, सभी इंस्टीट्यूशन बंद हैं, जो भी काम हो रहा है वो बहुत ठप हो गया। और इसके कारण से 4.5% की गिरावट का आकलन किया IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था में। जबकि वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करें तो कहा है कि वैश्विक इकोनॉमी जो है उसकी वृद्धि 4.9% गिर जाएगी। मतलब विश्व स्तर पर भी गिरावट आ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का संकेत दिया IMF ने। IMF के बारे में थोड़ा सा और 2-3 पॉइंट तो जानना है। पहले तो कि IMF का स्थापना 1945 में हुआ था, यह ध्यान रखना है। 1944 में ब्रेस्ट वुड्स सम्मेलन में 44 देशों ने इसके एक गठन किया। तो ध्यान रखना है कि 1945 में ये लागू हो गया और संस्थापक देश जो थे वो 44 देश थे और इसमें भारत भी शामिल था। मतलब भारत IMF के फाउंडर मेंबर के तौर पर काम कर रहा है। जबकि आज के देश में देखें तो इसमें कुल मिलाकर के 189 देश हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में 189 देश और फाउंडर मेंबर के तौर पर 44 देश। 1944 में आया ब्रेस्ट वुड्स सम्मेलन और 1945 में IMF का गठन कर दिया गया। और ध्यान रखना कि IMF का मुख्यालय वाशिंगटन है। तो वाशिंगटन कहां है? तो वाशिंगटन अमेरिका में, वाशिंगटन DC कहते हैं, जो अमेरिका की राजधानी भी है। तो यही इसका मुख्यालय है IMF का। तो कभी कभी मुख्यालय पूछेगा कि IMF का मुख्यालय कहां है? तो वाशिंगटन DC, क्योंकि वहीं पर हैम्पशायर USA में ब्रेस्ट वुड्स सम्मेलन हुआ था और उसी के द्वारा IMF निकल करके बाहर आया। ध्यान रखना है कि जो IMF का मेंबर होता है वो वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर होता है। IMF से अलग होंगे, वर्ल्ड बैंक से भी आप अलग हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है। IMF के बारे में और भी चर्चा होगी जब हम इंस्टीट्यूशन को अलग अलग लेकर आएंगे, अलग अलग संगठनों पर काम कर रहे हैं, जिसका अलग अलग वीडियो आपके सामने दिया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट आर्थिक जैसे क्षेत्र है भारत के भी, क्योंकि भारत में भी चीन, नेपाल, बहुत सारे पड़ोसी देशों का विवाद चल रहा है। खासकर चीन के प्रोडक्ट को रोकने का काम हो रहा है और इसके लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने उत्पाद पर जो प्रोडक्ट आएगा उस पर अपना देश का नाम लिखना जरूरी होगा, ताकि कोई भी उपभोक्ता खरीदे तो पढ़ सके कि ये प्रोडक्ट कहां का है, कहां से बन कर आया, ताकि उसकी मर्जी है, वो लेना चाहे लेगा, नहीं लेना चाहेगा नहीं लेगा। और इस रूप में एक बड़ा मुहिम है चीनी उत्पादों को भारत में रोकने का। तो ध्यान रखना है कि वाणिज्य मंत्रालय ने एक कमिटी बैठाई थी, एक सम्मेलन किया, एक सभा किया, जिसमें ई बिजनेस करने वाले कंपनियों को बुलाया गया था और कंपनियों ने भी अपने उत्पादों पर अपने देश, मूल देश का नाम लिखने पर राजी व्यक्त किया। मतलब अब जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके प्रोडक्ट पर उसका जो मूल देश होगा, जहां से बन कर आया, उसका नाम लिखा होगा, ताकि कोई भी उसको पढ़ सके। एक और न्यूज है RBI से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट। तो RBI बैंकों संबंधित कार्य करता है। बैंकों का बैंक है, देश का केंद्रीय बैंक, हम जानते हैं। जितना भी बैंक का रूल रेगुलेशन सब का देख रेख RBI करता। तो बैंक में एक बैंक ऐसा भी है जिसको सहकारी बैंक कहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक। और कोऑपरेटिव बैंक अभी तक RBI के कंट्रोल से बाहर है। तो कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि RBI किन बैंकों का देख रेख नहीं करता है, तो सहकारी बैंक का देख रेख अभी तक नहीं करता। बाकी जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं या
औद्योगिक बैंक है, जितने भी बैंक है, SBI, वो भी प्राइवेट बैंक है, सब पर नजर रखता RBI। लेकिन सहकारी बैंकों का देख रेख नहीं करता। लेकिन सहकारी बैंकों में काफी अभी घोटाले हो रहे हैं, स्कैम हो रहा है बहुत ज्यादा सहकारी बैंकों में लोग घपला कर दे रहे हैं, फंडिंग करते हैं और वो पैसे वापस नहीं आते। और इसी के चलते सरकार ने कहा कि अब सहकारी बैंक का देख रेख भी RBI करेगा। मतलब अब इसको भी RBI के कंट्रोल में ले लिया जाएगा कि इसमें भी जो काम होगा वो RBI के द्वारा किया जाए। तो ये ध्यान रखना है कि अभी तक RBI सहकारी बैंक के कार्यों को देख रेख नहीं करता था, लेकिन आने वाले समय में ये सहकारी बैंक भी RBI के कंट्रोल में होगा। तो एक बड़ा डिसीजन है सरकार का। एक न्यूज है बिहार से, BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा दिया जाने वाला डॉक्टर दीनानाथ शरण स्मृति सम्मान, तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और साहित्य के क्षेत्र में एक पत्रकार हैं प्रभात धवन, तो प्रभात धवन को साहित्यिक पत्रकार कहा जाता, और इन्हीं को 2020 का डॉक्टर दीनानाथ शरण स्मृति सम्मान के लिए चुना गया है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, BPSC जैसे एग्जाम में, बिहार के एग्जामों में, कि इस साल का बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का दीनानाथ शरण स्मृति सम्मान किसको दिया गया? तो प्रभात धवन को। ध्यान रखना है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एक न्यूज है खेल से, बहुत इंपॉर्टेंट, विजडन इंडिया। विजडन का नाम सुने होंगे। विजडन एक क्रिकेट पत्रिका जो क्रिकेट के बारे में लिखती है, उसका आकलन करती है, खिलाड़ियों का चयन करती है, बहुत सारा काम करती है। तो विजडन क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक मैगजीन है, और विजडन इंडिया पोल कराया, इस पत्रिका ने एक पोलिंग कराया, वोटिंग कराया लोगों के बीच, ऑनलाइन सर्वे। और सर्वे में सर्वकालिक, मतलब अभी तक के भारत में जितने भी टेस्ट क्रिकेट प्लेयर पैदा हुए, जितने भी अभी तक जितना टेस्ट खेला गया, उसमें सबसे महान खिलाड़ी का चुनाव करना था, और उसमें चुनाव हुआ राहुल द्रविड़ का। ये ध्यान रखना। तो भारत में सबसे अच्छा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी के तौर पर विजडन ने जो पोल किया, उसमें राहुल द्रविड़ को लोगों ने पसंद किया। इवन कि सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, विराट कोहली, सबको पछाड़ते हुए राहुल द्रविड़ को सबसे ज्यादा वोट मिला। तो ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। वर्तमान में युवा क्रिकेट टीम के कोच भी हैं, और बहुत अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छा खेला इन्होंने देश के लिए, काफी योगदान है क्रिकेट में, वनडे में, टेस्ट में, हर जगह पर इनका योगदान दिखाई देता है। तो ध्यान रखना है, ये खेल से संबंधित। तो यही था आज का करेंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा न्यूज यहां से पूछा जा सकता है एग्जाम। स्क्रीनशॉट लें। फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जहां रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। उम्मीद करते हैं खुश होंगे, अपने आप को तनाव से दूर रखें और पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। थैंक यू।